नमस्कार दोस्तों, हमारी चल रही है दिल्ली सल्तनत की सीरीज, जहां पर हमने जाना कि दिल्ली सल्तनत में मुख्य 5 वंश आए थे। जहां गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं हम कवर कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश, जिसमें हमने कवर किया कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। उसके बाद हमने जाना इल्तुतमिश के बारे में, और आज की वीडियो में हम रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन के बारे में जानेंगे। और इसके अलावा हम शासकों के भी बारे में जानेंगे, यानी कि गुलाम वंश में कितने शासक आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अब बात करते हैं गुलाम वंश के शासकों की। तो गुलाम वंश का जो पहला शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, जिस कारण इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की 1206 में। वहीं 1206 से 1210 तक यह 4 वर्षों के लिए दिल्ली सल्तनत का शासक रहा गुलाम वंश का। ठीक है, इसके बाद इसका बेटा आराम शाह शासक बनता है, पर यह आराम शाह जो होता है इसे इल्तुतमिश हरा देता है और सिर्फ 8 महीने बाद यह राजगद्दी से बर्खास्त हो जाता है। इसके बाद इल्तुतमिश शासक बनता है और इल्तुतमिश शासक 1210 से 1236 तक रहता है, तथा इसकी मृत्यु के बाद यह घोषणा कर जाता है कि मेरा उत्तराधिकार मेरे बेटों को नहीं बल्कि मेरी बेटी रजिया सुल्तान को होगा। परंतु जो इसके द्वारा गठित किया गया दल चालीसा था, उसके द्वारा रजिया सुल्तान को शासक नहीं बनाया जाता और उसके छोटे बेटे यानी कि इल्तुतमिश के छोटे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बनाया जाता है। वहीं 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बनता है, परंतु जब रजिया सुल्तान लाल कलर के वस्त्र पहनकर सभा में आती है और अपने लिए न्याय की मांग करती है, तो सभी लोगों द्वारा उसका सपोर्ट किया जाता है और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासन से हटा दिया जाता है। वहीं 1236 से 1240 तक फिर रजिया सुल्तान शासक बनती है, जिसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो दोस्तों, पहले हम रजिया सुल्तान के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद जो बचे हुए शासक हैं उनको कवर कर लेंगे। तो चलिए जानते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। दोस्तों, अब जान लेते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। तो रजिया सुल्तान का जो जन्म होता है वो होता है 1205 में। ठीक है, 1205 में बदायूं में इसका जन्म होता है। तो बदायूं से आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि बदायूं जो था वो इल्तुतमिश जहां का पहली बार सूबेदार बना था, तो वो क्षेत्र होता है जहां रजिया सुल्तान का जन्म होता है। वहीं रजिया सुल्तान की मृत्यु होती है 15 अक्टूबर 1240 को होती है। ठीक है, डाकू द्वारा इन्हें मार दिया जाता है। तो 15 अक्टूबर 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु होती है कैथल में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रजिया सुल्तान के राज्याभिषेक की। तो 12 अप्रैल 1236 में इसका राज्याभिषेक किया जाता है। वहीं इसकी राजधानी भी इसकी पिता की राजधानी दिल्ली को ही कहा जाता है और इसका शासनकाल 1236 से 1240 तक 4 वर्षों का रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यह था रजिया सुल्तान की बेसिक डिटेल। तो चलिए जानते हैं उसके शासन काल के बारे में। दोस्तों, रजिया सुल्तान के शासनकाल की बात करें तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम और आखिरी महिला शासिका थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कोई भी दिल्ली सल्तनत में महिला शासिका नहीं आई, तो जिस कारण रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट एंड ओनली महिला शासिका थी। ठीक है दोस्तों, वहीं रजिया सुल्तान द्वारा याकुट को अमीर ए आखुर यानी कि अश्वशाला का प्रधान भी नियुक्त किया गया। तो जब रजिया सुल्तान शासिका बनी थी तो उसको खतरा था शासन में, क्योंकि जो दल चालीसा था वो नहीं चाहता था कि वो शासक बने। ठीक है दोस्तों, वो जो इल्तुतमिश के पुत्र थे उन्हें शासन में लाना चाहता था और वो चाहता था कि कोई भी महिला शासिका नहीं बन सकती दिल्ली सल्तनत की, तो जिस कारण उसे बहुत खतरा था। तो जिस कारण जो रजिया सुल्तान थी उसका एक दल चालीसा का एक सपोर्टर था जिसका नाम था याकुट, जिसे उसने प्रमोशन करके अमीर ए आखुर यानी कि अश्वशाला का प्रधान बना दिया था। जिस कारण जो दल चालीसा था और आमिर ग्रुप था, तो उन्होंने यह अफवाह भी चलाई कि इन दोनों के बीच प्रेम संबंध है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो रजिया सुल्तान का सपोर्ट करता था याकुट, तो जिस कारण उसने उसे अमीर आखुर बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो यह था इसका शासनकाल। अब जान लेते हैं इसके युद्धों के बारे में, यानी कि इसने किस किस से रजिया सुल्तान के युद्धों के बारे में बात करें तो रजिया सुल्तान ने वैसे तो कोई युद्ध लड़े नहीं, क्योंकि जब वो शासिका बनी तो युद्ध लड़के नहीं बल्कि न्याय मांग के बनी थी। तो जिस कारण उसका जो मेन युद्ध था वो था तबर हिंद का युद्ध। ठीक है, तबर हिंद के सूबेदार अल्तुनिया के विरुद्ध उसने युद्ध किया था जहां वो हार गई थी। ठीक है दोस्तों, हार गई थी, परंतु उसने एक ऐसी कूटनीति खेली जहां वो हार के भी जीत गई, क्योंकि रजिया सुल्तान ने जो तबर हिंद का सूबेदार था रजिया ने उससे शादी कर ली। ठीक है दोस्तों, अल्तुनिया से उसने शादी कर ली थी, जिसके बाद जो उसका शासन था वो उसी के पास रहा था। ठीक है, जो तबर हिंद का सूबेदार था वो चाहता था कि जो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत है वो उसे मिले, बट जो रजिया सुल्तान ने उसके साथ युद्ध किया तो युद्ध में तो वो हार गई, पर उसने शादी कर ली, तो जिसके बाद दोनों ने साथ में शासन चलाया। वहीं 1240 में कैथल के डाकुओं ने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया
की मृत्यु कर दी थी। ठीक है दोस्तों, उसकी हत्या कर दी थी। तो कई इतिहासकार बताते हैं कि कैथल में डाकुओं ने उसकी हत्या की, और कई सलाहकार बताते हैं कि यह दल चालीसा का ही हिस्सा था। ठीक है, दल चालीसा ने इसकी हत्या की, बट जो मेनली आता है तो डाकुओं के बारे में आता है। और कब हत्या हुई? तो 1240 में इसकी हत्या हुई थी। किसकी? रजिया सुल्तान और उसके पति अल्तुनिया की। ठीक है दोस्तों, तो यह था रजिया सुल्तान के बारे में। और अब जान लेते हैं इससे आगे वाले लोगों के बारे में। दोस्तों अब जान लेते हैं इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के बारे में। तो इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी थे, जिसमें पहला था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि रजिया सुल्तान से पहले बगावत करके यानी कि दल चालीसा की मदद से शासक बन गया था। वहीं इसने जो 1236 में शासन किया। वहीं इसके बाद रजिया सुल्तान शासिका बनी, जो कि 1236 से 1240 तक शासिका बनी, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। उसके बाद जो रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद बहरम शाह 1240 से 1242 तक शासक बना, जो कि इल्तुतमिश का ही पुत्र था। और उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना, जो कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था, जिसने 1242 से 1246 तक शासन किया। और उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ने शासन किया, जो कि कौन था? इल्तुतमिश का पौत्र था। तो इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, नसरुद्दीन महमूद शाह के बारे में जाने तो इसका शासनकाल 1246 से 1266 ईस्वी तक चला। वहीं यह एक धार्मिक प्रवर्तिका था, जिसने कुरान की प्रतिमाएं लिखी थी। वहीं इसने कुरान की प्रतिमाएं और कुरान की टोपियां बेचकर शासन किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसने कोई भी लड़ाई नहीं की, ना ही कोई कूटनीति की। इसने धार्मिक प्रवर्तिका था, जिस कारण इसने कुरान की प्रतिमाएं लिखी और उन्हें बेचकर अपना जीवन काल चलाया। ठीक है दोस्तों, शासन काल चलाया। इसके बाद बलबन को इसने अपना वजीर बनाया। ठीक है, बलबन एक ईरान का व्यक्ति था, जिसे नसरुद्दीन महमूद शाह ने अपना वजीर बनाया। और बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नसरुद्दीन मोहम्मद शाह से कर दी थी। ठीक है दोस्तों, जो बलबन था उसने अपनी पुत्री की शादी नसरुद्दीन मोहम्मद शाह से की। और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के बाद बलबन दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है, जो कि हम आगे जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं बलबन के बारे में। दोस्तों बलबन के बारे में जाने तो इसका जो शासनकाल रहता है वो 1266 से 1286 ईस्वी के बीच रहता है। यह ईरान का रहने वाला होता है, जिस कारण इसने ईरानी परंपरा में दरबार का गठन किया। वहीं इसके द्वारा नवरोज त्योहार शुरू किया गया और सजदा और पैवोज परंपरा भी इसने शुरू की। ठीक है, नवरोज जो त्योहार है वो पारसी लोग मनाते हैं। वहीं सजदा और पैवोज का मतलब था कि जो भी दरबार में आएगा, उससे नीचे स्तर का होगा जो भी व्यक्ति होगा, वो जो शासक है यानी कि बलबन है उसके पैरों को चूमेगा। ठीक है दोस्तों, तो यह था सजदा या पैवोज। ठीक है, जो उसके पैरों को नहीं चूमेगा वो सजा का हकदार होगा। ठीक है, वहीं इसके द्वारा रक्त लौह नीति यानी कि आक्रमण नीति अपनाई गई। ठीक है दोस्तों, जो इससे पहले वाला नसरुद्दीन मोहम्मद शाह था वो एकदम शांत और धार्मिक विचार का व्यक्ति था, पर इसके द्वारा आक्रमण नीति अपनाई गई। वहीं बलबन द्वारा ही दल चालीसा को भी समाप्त कर दिया गया, क्योंकि दल चालीसा जो था उसका बहुत बड़ा रोल था किसी भी शासक को बनाने में, तो जिस कारण बलबन द्वारा दल चालीसा को यहां से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यह था बलबन का कार्यकाल 1266 से 1286 तक रहा। यह एक ईरान का व्यक्ति था, जिसके द्वारा ईरान की परंपरा में दरबार का गठन किया गया और इसने नवरोज त्योहार चलाया, जो कि पारसी लोग का त्योहार है। उसके अलावा पैवोस और सजदा परंपरा भी इसके द्वारा शुरू की गई, जिसमें जो भी व्यक्ति होता था वो इसके पैर चूमता था। ठीक है दोस्तों, दरबार में आने के बाद। और इसके द्वारा रक्त लौह नीति अपनाएगी यानी कि आक्रमण नीति अपनाएगी कि जो भी हमारे साथ बगावत करता है उसके साथ सीधे आक्रमण कर दो यानी कि उसको ठोक दो। और इसके बाद बलबन द्वारा ही दल चालीसा का समापन कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, दल चालीसा क्या था? तो 40 लोगों का यानी कि 40 तुर्क सरदारों का एक समूह था, जो कि इल्तुतमिश ने शुरू किया था। वहीं बलबन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि वो जानता था कि किसी भी राजा को यानी कि किसी भी पार्टी को बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है, तो जिस कारण इसने इसे भी खत्म कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आप जान लेते हैं बलबन के बाद कौन कौन शासक आया और गुलाम वंश का अंत कैसे हुआ। दोस्तों आप बात कर लेते हैं अन्य बिंदुओं की। तो बलबन के बाद कैकुबार अगला शासक बनता है, परंतु यह एक अयोग्य शासक होता है, जिसे हटाने के बाद क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक बन जाता है। वहीं क्यूमर्स भी उतना अच्छा नहीं होता, जिस कारण 1290 में जलालुद्दीन खिलजी द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है और इसके बाद दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का शासन शुरू हो जाता है, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा गुलाम वंश का डीप डिटेलिंग, जहां हमने 3 वीडियो में खत्म किया। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक लेकर, तब तक प्यार बनाए रखें, खुश रहे, खुश से बांटते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।